जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण वंश खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत का यह एक प्रमुख राजवंश होता है जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, इन सबको हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की। यह क्लास सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, खिलजी वंश के बारे में यहाँ पर दिया गया और इसकी कालावधि क्या है और इसके विशेष तथ्य यहाँ पर दिए गए। तो जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल होता है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। इन्होंने इब्ने सईफ मतलब तलवार का पुत्र या शाइस्ता खां ये उपाधि धारण की थी। यह प्रश्न कि शाइस्ता खां किसकी उपाधि है, कई बार पेपर में देखने के लिए मिला हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया, वह 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना, जो कि सबसे वृद्ध सुल्तान है। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। 1290 में ये स्थापना करते हैं और 1296 तक इनका शासन चलता है। इब्ने सईफ और शाइस्ता खां इनकी उपाधि होती है और 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनने वाले शासक हैं। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी होता है इब्राहिम रुकनुद्दीन, जो कि 1296 में कुछ महीनों तक शासन रहता है। इसके बाद अब अली गुरुशास्प या फिर अली गुरशप या अली, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम होता है, जो 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक बनता है और 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वादिन मोहम्मद शाह बिन खिलजी, है ना। देखिए, ये इसका यहाँ पे नाम दिया गया, इसकी उपाधि है अली मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वादिन मोहम्मद शाह खिलजी, ये इसकी उपाधि की बात है। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त इसे कहा जाता है, ये कहा था लेन पुल ने। तो लेन पुल ने इसे क्या कहा है? सल्तनत काल का समुद्रगुप्त। संबंधित संस्कृत शिलालेख, इससे एक शिलालेख संबंधित है जो कहाँ पर है? जोधपुर स्थित पंडुआ शिलालेख, है ना। पंडुआ शिलालेख ये संस्कृत शिलालेख है जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर कुछ दिनों तक शासन करता है और मुबारक शाह भी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। खलीफत अल इमाम उल इज़ाम, यह दिल्ली का एकमात्र सल्तनत है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान होता है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफातुल्लाह अंकित है। तो देखिए, आपको याद रखना है मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान होता है जिसने खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया था। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन है जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, और इसकी उपाधि होती है खलीफतुल्लाह। ये भी बिंदु आपको याद रखने। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया नासिरुद्दीन खुसरो, यह खिलजी वंश का शासक। देखिए, खिलजी शासक नहीं था, ये 1320 में कुछ दिनों तक शासन करता है। पैगंबर का सेनापति है और खुसरो की उपाधि क्या थी? मुबारक खिलजी ने दी थी। देखिए, इसे खुसरो की उपाधि किसने दी है? मुबारक खिलजी ने दी हुई है। तो यहाँ पर खिलजी वंश के जुड़े महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम लोगों ने समझा। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक है एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी स्थापना करते हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये इसके प्रमुख शासक होते हैं। अब एक एक करके हर शासकों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक इसका शासन रहता है। ये देखिए, यहाँ पे दिया है कि जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना है, खिलजी वंश का संस्थापक है। इसने इब्ने सईफ मतलब तलवार का पुत्र शाइस्ता खां, ये उपाधि इसने धारण की है। शाइस्ता खां की उपाधि इसे कैकुबाद ने दिया था। कैकुबाद आपने देखा था, ये गुलाम वंश का शासक होता है। 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बने, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान है, हम लोगों ने पीछे समझ रखा है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। राज्याभिषेक 70 वर्ष की उम्र में होता है। किलोखरी, जो जिसे कि किलूगढ़ी भी कहते हैं, ये इसकी राजधानी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन जो खिलजी, इसकी राजधानी कहाँ पर है? किलोखरी।
अब जलालुद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान है। पहला अभियान यहाँ पर दिया रणथंभौर का अभियान 1290 में। फिर 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने मंडौर दुर्ग राजपूतों से छीन लिया, ये भी आपको याद रखना है। 1292 में कड़ा और मानिकपुर के इख्तियार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भिलसा की लूट की। तो देखिए इसके समय में कड़ा और मानिकपुर यहाँ का जो इख्तियार होता है ये अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद रहता है। आगे यहाँ पर दिया दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्ने सईफ मतलब तलवार का बेटा ये नारा लगाया था और यही इसकी उपाधि थी। तो इब्ने सईफ इसने उपाधि की धारण किया था अपने बगावत को निभाने के लिए। सुल्तान जलालुद्दीन पगड़ी धारण करता था, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि पगड़ी धारण किया करता था। मंगोलों के बीच इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय जलालुद्दीन को ही जाता है। नयन नैनी जलालुद्दीन खिलजी का अधिकारी था। देखिए नयन नैनी ये नाम याद रखिएगा, ये किसका अधिकारी है? जलालुद्दीन खिलजी का। समकालीन संत शेख बशीर ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं है। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना था तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक पद दिया था और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। देखिए अलाउद्दीन का विवाह इसने अपनी पुत्री से किया, मतलब इसका दामाद हो गया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। देखिए मलिक छज्जू ये खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी का जब शासन होता है तो ये विद्रोह कर देता है। इसके विद्रोह को कौन दबाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं कि मलिक छज्जू के विद्रोह को किसने दबाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे दोस्तों यहाँ पर और भी बढ़ते हैं। देखिए जलालुद्दीन खिलजी एक निष्ठावान, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी, ये हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है, किलोखरी के महल में हुआ था। जलालुद्दीन एक वृद्ध शासक था, उसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति अपनाई थी, क्योंकि भाई वृद्ध था है ना, कमजोर था, तो इसने क्या किया? दुर्बल नीति अपनाई थी। सिद्दी मौला को विद्रोही गतिविधि में संलिप्त होने के कारण मृत्यु दंड दिया था। तो सिद्दी मौला ये भी नाम आपको याद रखने। अब जलालुद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पर दिया 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासन चलता है ना। इसका जन्म 1266 सिरसा में हुआ था, है ना। इसका मूल नाम था अली गुरशप, है ना। कई जगह यहाँ पे गुरु शास्प भी दिया रहता है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, अली गुरु शास्प, है ना। अब आगे यहाँ पर क्या दिया कि राज्याभिषेक 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना ए जुलूस में अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक किया था। देखिए रुकनुद्दीन इब्राहिम इसको अपदस्थ करता है और इसके बाद अपना राज्याभिषेक करता है। कहाँ पर? दौलत खाना ए जुलूस, है ना। ये बलबन का लाल भवन होता है, यहाँ पर ये अपना राज्याभिषेक करता है। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, इस कोड में सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। आपको ये कोड अप्लाई करने पर अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए और जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो उसके कोर्स परचेस कीजिए। देखिए अब यहाँ पर दिया अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपाधियाँ, तो इसकी उपाधियों की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी उपाधियों की लिस्ट बड़ी लंबी है, जैसे अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वा दिन मोहम्मद शाह खिलजी, है ना, ये इसकी उपाधि है। इसे सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त, ये इसे कहा था स्टेनले लेनपुल ने, है ना। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीन मोमिन, है ना, मोमिन, ये भी इसकी उपाधि है। तो इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां जो पेपर में पूछा जाते हैं। सिकंदर द्वितीय इसे कहा जाता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बने। और सल्तनत काल का समुद्रगुप्त, इसके पिता का नाम सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, है ना। देखिए इसके बाद आगे दिया 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था लागू किया था। तो बाजार व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी को अभियान की बात करेंगे तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में भी अभियान चलाए थे और दक्षिण भारत में भी चलाए थे। तो आपको ये याद रखना है कि इसके कौन कौन से अभियान हैं। देखिए उत्तर भारत के अभियान की बात करेंगे तो इसका सबसे पहले यहाँ पे दिया गुजरात अभियान। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। देखिए जो खान है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान ये भी पूछे जाते हैं। तो उलुग खां, नुसरत खां, यहाँ पर 2 हो गए, 2 अभी आपको आगे और देखने के लिए मिलेंगे, है ना। गुजरात अभियान, इसमें कौन गया था? उलुग खां और नुसरत खां। जैसलमेर विजय, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा और उनके सहयोगियों तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की, है ना। आगे दिया रणथंभौर अभियान। 1301 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर अभियान में भेजा गया था।
1303 में होता है इसका चित्तौड़ अभियान, है ना। ये चित्तौड़ अभियान 1303 याद रखिएगा। मालवा अभियान 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर शीतल देव को हरा दिया था। जालौर ये 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक नौकरानी गुलो बिहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी। देखिए ये सब इसके उत्तर भारत के अभियान है। गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, है ना, जालौर, ये सब उत्तर भारत के अभियान है। उलूग खां और नुसरत खां, ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद दक्षिण भारत के अभियान की अगर बात करेंगे तो देखिए दक्षिण भारत के अभियान में यहाँ पे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दक्षिण अभियान, ये नायब जो है इसका उप सुल्तान होता है मलिक काफूर, है ना। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी नाम दिया जाता है क्योंकि ये इसने 1000 दिनार में से खरीदा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बने कि किसे 1000 दिनारी कहते हैं, मलिक काफूर को, है ना, के नेतृत्व में भेजा था। ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव को हराया था। इसके बाद वारंगल, मतलब ये तेलंगाना पर आक्रमण हुआ जिसकी राजधानी वारंगल थी और काकती वंश के शासक का यहाँ पर शासन होता है। तो दक्षिण भारत में देखिए देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान, फिर आगे होयसल अभियान यहाँ पर दिया है ना। होयसल अभियान की अगर बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन होयसल शासक बीर बल्लाल तृतीय था, है ना। 1310 ईस्वी में काफूर ने होयसल पर भी आक्रमण किया था। पांड्य राज की बात करेंगे 1311 ईस्वी में काफूर ने पांड्य राज पर हमला किया था। अब आगे दिया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले प्रमुख विद्रोह, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन चल रहा था तो उस समय कहाँ कहाँ से विद्रोह हुए थे। नवीन मुसलमान मतलब मंगोलों का विद्रोह, यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला पहला विद्रोह था। 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमानों ने गुजरात में लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर विद्रोह कर दिया था। आगे दिया अकत खां का विद्रोह, दूसरा विद्रोह 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के विरुद्ध उसका भतीजा अकत खां करता है, ये भी याद रखिएगा। मंगू खां का विद्रोह, तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भांजे उमर, है ना, बदायूं का इक्तदार एवं मंगू खां अवध के इक्तदार ने किया था। देखिए बदायूं और अवध इन दोनों के इक्तदारों ने विद्रोह किया था। हाजी मौला का विद्रोह, ये दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया था। आगे दोस्तों और भी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया अलाउद्दीन खिलजी, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ने प्रशासनिक विनिमय मतलब अध्यादेश पारित किया जिसे निरोधी नियमों का संहिता कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। धनी व्यक्ति की संपत्ति छीनना, सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया, उसने दान में दी गई भूमि, उपहार, इनाम, वफ आदि छीन लिया था। तो इसका सबसे पहला नियम यह था कि धनी लोगों के जमीन को छीनना, उनके संपत्ति को छीनना। गुप्तचर विभाग का गठन करता है। द्वितीय अध्यादेश में साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया जाता है, जैसे बरीद मतलब जासूसों का प्रमुख हुआ करता था, और यहाँ पे दिया है मुहनिस या फिर मुहनियन जिन्हें कि जासूस कहते थे। मद्य निषेध, इसने शराब, भांग, पासा, जुआ आदि को निषेध कर दिया। मतलब ये चीज़ें ना अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छा किया था, है ना। आगे अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। मतलब जितने भी सरदार थे, अमीर थे, इनको दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जितने भी षड्यंत्र होते हैं सब यहीं पर होते हैं, जहाँ पर लोग मिलते हैं वहाँ पर षड्यंत्र बनते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया, है ना, ताकि ये चीज़ें होने ही ना पाए। अब आगे यहाँ पर दिया अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रशासन। तो देखिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने कुछ विभागों का गठन किया है। ये विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से विभाग है। यहाँ पे दिया दीवाने इंसा, है ना। इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना होता था। यह स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करता था। दीवाने इंसा ये शाही आदेशों का मतलब जो भी शाही आदेश होते थे इन पत्रों का प्रारूप तैयार करता था। आगे दीवाने रसातल, है ना, पड़ोसी राज्यों से भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना और विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना। देखिए दीवाने इंसा जो ये शाही आदेश और पत्र का प्रारूप तैयार करता था, जबकि जो पड़ोसी राज्य और विदेशी राजदूत होते थे इन्हें दीवाने रसातल इनकी देखरेख करता था। दीवाने रियासत ये वाणिज्य मंत्री होता था, है ना। वाणिज्य मंत्री मतलब ये व्यापार के बारे में चीज़ें करेगा, यानी दिया इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करना होता था। दीवाने रियासत। दीवान ए वजारत, इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका मुख्य कार्य वित्त विभाग से होता था। दीवान ए आरिज, है ना, दीवान ए आरिज की बात करेंगे तो आरिज ए मुमालिक, है ना, युद्ध मंत्री व सैन्य मंत्री होता था। सेना में भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया, सैनिकों की नामावली ये सब रखता था। तो दीवान ए आरिज मुख्य रूप से सैन्य विभाग हुआ करता था। सहना ए मंडी, है ना, ये बाजार नियंत्रण की प्रणाली थी, है ना। बाजार का प्रमुख सहना होता था और 3 सहनों का प्रमुख सहना ए मंडी कहलाता था। तो बस आपको याद रखना है कि सहना ए मंडी बाजार नियंत्रण प्रणाली है ना। मुहतसिब, है ना, ये गुप्तचर विभाग नहीं, यहाँ पे दिया है मुहतसिब, है ना, जनसाधारण के लिए आचरण का रक्षक और माप तोल का निरीक्षण करना। आगे दिया है परवाना नवीस, है ना, व्यापारियों को परमिट मतलब लाइसेंस जारी कर रहा है। देखिए आप परवाना नवीस आज भी देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। जो व्यापारी हैं मंडी में देखेंगे तो आपको परवाना नवीस नाम की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये परमिट लाइसेंस होता है।
मुनहियन ये जासूस हुआ करते थे। आगे दिया बरीद ए मुमालिक, है ना, गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। वकील दर, राजमहल के कार्यों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी, इसे वकील दर कहा जाता था। आगे यहाँ पर दोस्तों कुछ और बिंदु दिए गए, जैसे सरजानदार, है ना, सुल्तान के अंगरक्षकों के मुखिया को कहते थे, मतलब सुल्तान के जो बॉडीगार्ड होते थे इसका मुखिया होता था। इसके अतिरिक्त राजमहल के कुछ अन्य अधिकारी थे, जैसे अमीर आखुर, सहनाए पील, अमीर शिकार, शराबदार, मुहरदार आदि। इन सब के बारे में आपने कई चीज़ें पहले भी देख रखी है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से के जो विभाग थे इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब देखिए अगली क्लास में हम लोग ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे और खिलजी वंश को पूरा डन करेंगे। तो हम लोग एक छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। इसके अतिरिक्त आप ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। और जिन लोगों ने पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है 5 स्टार की रेटिंग करना ना भूलें, है ना। और दोस्तों अगर आप आरओ एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मात्र 800 रुपये में 6 महीने की वैलिडिटी का कंप्लीट वीडियो कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पीसीएस एग्जाम के लिए ये फीस हो जाएगी 1600 रुपये, है ना। 2 महीने की वैलिडिटी होगी, सी सेट और जीएस कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसके बाद कहीं से आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।